पालन बहुत ही एक कदीम पेशा है। तकरीबन 3000 साल पहले इंसान ने कैमल के ऊपर सवारी करना शुरू की। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कैमल फार्मिंग ना सिर्फ माश का बहुत बड़ा जरिया है, बल्कि इसके साथ साथ हमारा कल्चर और हमारी सकाफत भी है। सब जानवरों में ये खुसूसियत होती है कि वो सुबह और शाम दूध देती हैं। जो कैमल है ये दिन में किसी वक्त भी आप दूध दो सकते हैं। TDCP एक डेजर्ट रैली भी कराता है जो नवंबर के पहले हफ्ते में। ऊंट मेले की जब अगर हम बात करें, अभी तक इस तरह की कोई एक्टिविटी दुनिया में हो रही है दूसरे मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही। कुर्बानी के लिए जो इसकी एज है वो 4.5 साल है। अगर किसी फार्मर ने फार्मिंग की हुई है, उसने 40 से 50 कैमल मेंटेन किए हैं, तो वो 2.5 से 3 करोड़ कमा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में देखें तो हमारा जो बलूचिस्तान है उसका मकरान डिवीज़न और कोहे सुलेमान का इलाका, इसके साथ हम देखें पंजाब में हमारा जो चोलिस्तान है, हमारा थल है और हमारा जो डेजर्ट एरिया है। इसके साथ अगर हम सिंध में देखें तो हमारा जो वहाँ का थर एरिया है, ये एक बेहतरीन कैमल हैबिटेट्स है। पाकिस्तान के ये इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कैमल फार्मिंग ना सिर्फ माश का बहुत बड़ा जरिया है, बल्कि इसके साथ साथ हमारा कल्चर और हमारी सकाफत भी है। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान हम देखेंगे कि हम किस तरह ऊँटों को पाल सकते हैं, कुर्बानी के लिए तैयार कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में कैमल टूरिज़म विलेज के आइडिया के ऊपर जाके किस तरह हम किसी लोकल इकॉनमी में पैसा इंजेक्ट कर सकते हैं। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बकर में। यहाँ पे जो कैमल ब्रीडिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हम आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ फार्मर से भी बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे। आइए चलते हैं। हम मौजूद हैं जी कैमल ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर रखमानी में, जो बकर में मौजूद है। और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे इसका पूरा एक ग्रेजिंग एरिया, और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ महमूद साहब। ये बताइए कि दुनिया में कैमल की कितनी अक़साम पाई जाती हैं? दुनिया के अंदर कोहान के हिसाब से 2 अक़साम हैं। कुछ ऐसे कैमल हैं जिसकी एक हमप होती है, कोहान होती है, हम उसको ड्रोमेडेरी कहते हैं। और उसके अलावा कुछ कैमल हैं जिनकी एक से ज़्यादा 2 कोहान होती हैं और उनको बैक्टीरियन कहते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो सिंगल हम्प या ड्रोमेडेरी कैमल होती है। ठीक है, तो आगे फिर पाकिस्तान की कौन सी मशहूर ब्रीड हैं और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कैमल की ये ब्रीड मौजूद होती है? पाकिस्तान के अंदर 20 अक़साम हैं तकरीबन कैमल। ठीक। और कैमल पाकिस्तान में हर एरिया में, चाहे वो रेगिस्तान हो, वो चट्टानें हों, पहाड़ी इलाका हो या साहली इलाका हो, तो हर तरह के इलाके के अंदर कैमल मौजूद है जी। अगर हम उनके चंदे के नाम लें तो बूजा नस्ल है, कैमलपुरी है, बराहवी है, मकरानी है, बरेला है, मड़ेचा है, इस तरह की मुख्तलिफ अक़साम है। बिल्कुल ठीक। मिल्क के हिसाब से कौन सी हमारी ब्रीड फेमस हैं, और मीट के हवाले से जो है ना वेट लेने में कौन सी ब्रीड जो है ना वो मशहूर है? मिल्क के हवाले से बरेला नस्ल, जो कि आमतौर पर जिसकी पॉपुलेशन शहरों के करीब आबादी के अंदर भी पाई जाती है, और चोलिस्तान इनका घर है, ठीक, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाई जाती है। जो कुदरती इसकी चराग आए हैं, उनमें जो फेमस कौन कौन सी हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर थल है, चोलिस्तान है, चोलिस्तान का 66 लाख एकड़ रकबा है, बिल्कुल वहाँ पर है। फिर थर है सिंध के अंदर। ये 3 बड़े जो रेगिस्तान हैं इनके अंदर इनकी काफ़ी पॉपुलेशन है। बलूचिस्तान के अंदर, पहाड़ों के अंदर भी और साहली इलाकों में भी इसकी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है। हमारे जो किसान भाई हैं या जो हमारे बाकी ऐसे एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं हमें लोग, अगर वो कैमल की फार्मिंग को, इसकी ब्रीडिंग को एज ए प्रोफेशन लेना चाहेंगे, तो आप बताइए कि वो किस तरह इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसकी इकोनॉमिक्स क्या है? कैमल ज़्यादातर लोगों ने हर्ड की शक्ल में रखे हुए, और ये उन एरियाज़ के अंदर है जहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम, जो इसकी फीडिंग है, जो इसकी खुराक है, वो सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज से पूरी हो रही है। जो मैंने आपको इलाका जात बताए हैं, उसके अंदर कुदरती तौर पर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, अगर मैं किसी के नाम लूँ चंद के, तो फोग है, लाना है, जंडी है, बब्बल है, ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं, और ये खुदरो हैं, तो इनके ऊपर पलते हैं। इसके अलावा इन एरियाज़ के अंदर कीकर है, बेरी है, खग्गल हैं, तो ये इनको जानवर शौक़ से खाते हैं। तो इसकी जो टेक केयर, उसको रखने पे जो
एक्सपेंस है, एक जो बंदा साथ रहना है उसका खर्चा होता है, उसके अलावा इसका फीडिंग का कोई ज़्यादा इतना खर्चा नहीं होता। कुर्बानी में जिस तरह अगर हम बात करें तो कितने का ऊँट कहाँ से रेंज शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, और जिसने कोई 1000-500 ऊँट रखे होते हैं वो कितने के पैसे कमा रहा होता है? इसकी 4-5 लाख से रेंज शुरू हो जाती है जो कुर्बानी के जानवर, ठीक। और फिर पसंद के हिसाब से, खूबसूरती और वज़न के हिसाब से ऊपर वाली रेंज काफ़ी लंबी है। वो कितनी है थोड़ा सा बताएं। जो लोग शौकीन हैं वो तो इसको लाखों में बहुत ज़्यादा ऊपर तक भी ले जाते हैं, और बाकी गोश्त के लिए भी ये 5-6 लाख 7 लाख ये नॉर्मल इसकी रेंज। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने कहा कि वैसे बड़ा सख्त जान जानवर है, लेकिन इसमें कोई कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर आती हैं जो ऊँटों के शौकीन लोगों को पता लगना ज़रूरी है? इसके खून के अंदर तो फैली है, खूनी तो फैली उन्हें कहते हैं, ट्रिपनोसोमा ज़रा इसको अब दूसरी ज़ुबान में कहते हैं, तो वो मसला इसके अंदर आता है। उस ट्रिपनोसोमा या उसको उर्फ़े आम में सुरा भी कहते हैं, ठीक। उसके अंदर जानवर वज़न कम करना शुरू कर देता है और दूध कम होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए जो है इसकी ये ट्रीटमेंट होती है, उसका टीके लगाए जाते हैं, हिफाजत के लिए भी टीके लगाए जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर बीमारी का आउटब्रेक बहुत कम है। ठीक। तो ऐसी बीमारियां जो जिससे ऊँट जो मर जाता है, ऐसी भी बीमारियां कोई हैं? ये ज़्यादातर मैंने यही आपको बताया। इसके अलावा कुछ अर्सा कोई सांस की बीमारी, वायरल बीमारियां कुछ आती हैं, वो कभी कभार आती हैं और बहुत कम होती हैं, और उनका भी वो ऐसा नहीं है कि उसका इलाज ना हो पाए। वैसे सख्त जान है तो ज़्यादातर बीमारियों में भी ये बच जाता है, इसको नहीं होता कुछ, मरता नहीं। कैमल फार्मिंग एक बड़ा अच्छा शोबा दुनिया में। देखें हमारे अरब कल्चर की बात करें, इस्लामिक कल्चर की बात करें, कदीम पेशा है ऊँट पालन जो है, तो क्या आप रिकमेंड करते हैं फार्मर्स को और बाकी लोगों को ऊँट पालन के हवाले से? ऊँटों को रखने के लिए इसके अंदर बहुत स्कोप है। इसको दूध के लिए, गोश्त के लिए रखा जा सकता है, और इसके अंदर अभी कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। फिर इन चीज़ों को अगर हम कमर्शियल लेवल पे करें, इसके मीट की प्रोसेसिंग हो सके, इसका दूध प्रोसेस हो सके, और उसकी जो रसाई है वो मार्केट तक हो सके, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बिल्कुल ठीक। पहुंच गए हैं जी जहाँ पे कैमल ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर पे, ये रखमानी में जो ज़िला भक्कर के अंदर मौजूद है, और मेरे साथ मौजूद है इनके जो सेंटर के सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर फयाज़ अहमद साहब। ये बताइए कि ये जो रखमानी का ये जो कैमल ब्रीडिंग फार्म है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे? कैमल ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन रखमानी जो है ना 2005 में शुरू हुआ था, और इससे पहले था ये गवर्नमेंट लाइफस्टॉक फार्म। 1982 में ये स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे शीप की थली ब्रीड रखी गई थी, उसके बाद कैटल की ब्रीड रखी गई थी, हिसार हरियाणा और थरी, ठीक। वो अब ख़त्म हो गई है, शिफ्ट हो गई है और बहादुर नगर उकाड़ा चली गई है यहाँ से। 2005-6 में ये प्रोजेक्ट आया था कैमल ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन के नाम से, और यहाँ पे तकरीबन 80 के करीब कैमल परचेज़ करके लाए गए थे, और इसका मेन मकसद ये था कि कैमल की प्रिजर्वेशन करना है, ब्रीड कंजर्व करना है, न्यूक्लियस हर्ड मेंटेन करना है, और फीडिंग के बारे में लोगों को आगाही करना है। जो यहाँ के लोकल लोकेलिटी है उनके जानवरों को सर्विसेज मुहैया करनी है। इसकी जो खुराक है उसके बारे में, क्योंकि ये थल से रिलेटेड है, थल में जो जड़ी बूटियाँ हैं, बीट, इसकी बेसिक खुराक है, जिसमें लाना हो गया, बबूल हो गया, बबल हो गया, सुई हो गई, तो ये बड़े शौक से खाता है। ऑस्ट्रेलियन किकर हो गया, शतूत हो गया, बेरी हो गई, तो ये इस एरिया में सबसे ज़्यादा है। और इसका रखने का मेन एडवांटेज ये है कि ये जो बाकी जानवर हैं वो नीचे चरते रहते हैं, जो जड़ी बूटियाँ नीचे ग्रो करती हैं, तो ये नीचे वाली कम खाता है और ऊपर वाली ज़्यादा खाता है। इस वजह से दूसरे जानवर के साथ कंपटीशन इसका बिल्कुल मिनिमम होता है, और ये एडवांटेज है यहाँ पे रखने का। और जो हर क्लाइमेटिक कंडीशन है इस फार्म की, वो हार्ड टेम्परेचर होता है, तो ये उसको अच्छे तरीके से अफोर्ड करता है। थल जो रेतला इलाका है उसके लिए भी ये वेल अडाप्टेड है। इसकी बड़ी एक अच्छी कुर्बानी समझी जाती है, हमारे मज़हब में भी इसको बड़ी सुपीरियर जाना जाता है। सऊदीया की बात करें तो वहाँ पे कैमल की कुर्बानी जो है ना वो बहुत ऊपर है। तो पाकिस्तान में भी हमारे इसके बड़े शौक़ से, बड़े ज़ौक़ से, बड़े एहतमाम से लोग इसकी कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी के लिए अगर हमारा कोई फार्मर इसको पालना चाहे तो इसकी क्या इकनॉमिक्स बनती है? अगर वो 40-50 ऊँट रखता है एक फार्म के ऊपर तो क्या खर्चा आता है, कितना प्रॉफिट लिया जा सकता है? मार्केट से अगर हम एक तोड़ा
1 साल की उम्र का परचेज़ करें या हमारे फार्म से परचेज़ करें वो 1 लाख का आएगा। और कुर्बानी के लिए जो इसकी एज है वो 4.5 साल है। 4.5 साल की उम्र तक मेंटेन करने के लिए इसे 2.5 से 3 लाख रुपया लगेगा। बिल्कुल ठीक। और जब ये सेल होगा 8 से 10 लाख का सेल हो जाएगा। अगर किसी फार्मर ने फार्मिंग की हुई है, उसने 40 से 50 कैमल मेंटेन किए हैं, तो वो 2.5 से 3 करोड़ 1 लाख से कमा सकता है। हमारे जो किसान हैं, ये जो हमारे आम लोग हैं जो यहाँ पे इस ग्रेजिंग एरिया में रहते हैं, जो हमारे हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे हमारा थल एरिया है, हमारा चोलस्तान है, कोयमा सलेमानी है, फिर इसे मकरान का हमारा एरिया, डेजर्ट का एरिया है, तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन किस्म की चरागाहें दी हैं कैमल ब्रीडिंग के लिए, कैमल फार्मिंग के लिए। अब करना यही है कि हमने 40-50 ऊँटों का एक पूरा फ्लॉक बनाना है। ईद के लिए हमने अपने जानवर तैयार करते हैं और ये बड़े आराम से, जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस किया, इसको जो है ना वो पैसे कमा सकता है। इसके साथ अभी जो हम देख रहे हैं, अगर हम कैमल की टूरिज़्म को अब साथ मिलाएं, इस तरह अभी इंडिया में बीकानेर में उन्होंने देखा किस तरह इसको बनाया गया है। इसकी डिफरेंट, जब लोग आते हैं, लोकल इकानमी में पैसा इंजेक्ट होता है, टूरिज़्म से भी हम बहुत सा पैसा कमाएंगे। आइए देखते हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि हम अगर कैमल टूरिज़्म पे जाते हैं या कैमल का विलेज डिज़ाइन करते हैं, इस तरह के एरिया को डिज़ाइन करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, तो कितना पैसा इसके अंदर इंजेक्ट हो सकता है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर अनस सरवर कुरैशी साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, और आज का रिफा यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत दे रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत मशकूर हूँ, सबसे तो पहले आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और आज हम कैमल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने कितना पोटेंशियल दिया है कैमल फार्मिंग के हवाले से, तो आप चूँकि ऊँटों के माहिर हैं, तो आप क्या कहते हैं, क्या पोटेंशियल समझते हैं पाकिस्तान का? देखें जी, दुनिया भर में जो खुराक के ज़राए हैं ना, वो वक्त के साथ साथ कम हो रहे हैं। आबादी जो है दुनिया की बढ़ रही है, तो पूरी दुनिया इस कोशिश में है कि खुराक के नए ज़राए तलाश किए जाएँ। ठीक है, और उनमें जो नए ज़राए सामने आ रहे हैं, ऊँट जो है वो दुनिया का कह लें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला जानवर है। इसको 21वीं सदी का जो फूड सिक्योरिटी एनिमल कहा जाता है कि ये यानी जो है ना वो जितना ज़्यादा इसको हम इस पे काम करेंगे, इसे बढ़ाएंगे, तो ये 2 चीज़ें हमें श्योर मतलब देगा। एक ये कि जो है दूध का ये ऐसा जानवर है, सब जानवरों में ये खुसूसियत होती है कि वो सुबह और शाम दूध देती हैं, जो फीमेल्स होती हैं। लेकिन जो कैमल है, इसके अंदर ये खसूसियत है कि ये दिन में किसी वक्त भी आप दूध दो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये जो दूध है, ये जो इसके अंदर खुराक है, यानी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं, उसके साथ साथ इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बड़ी है। दूसरी तरफ ये है कि ये एक ऐसा गोश्त है जिसके अंदर फ़ैट बहुत कम होती है। तो जो लोग वैसे यानी मतलब स्मार्ट रहना चाहते हैं, या जो लोग दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं, जो ये चाहते हैं कि वज़न कम रहे, उनके लिए ऊँट का गोश्त जो है बेहतरीन होता है। सिर्फ एक बात है कि वो थोड़ी सी टेस्ट डेवलप करने की बात है, अडेप्टेबिलिटी की बात है। डॉक्टर साहब देखिए, पाकिस्तान जो है 1.1 मिलियन कैमल पॉपुलेशन के साथ दुनिया में रेटिंग के हिसाब से 8वें नंबर पे है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास मौजूद है, तो क्या वजह है कि हमारे पास पाकिस्तान में कैमल मीट के हवाले से या डाची मिल्क के हवाले से कोई इतना बड़ा ब्रांड उभर के सामने नहीं आया? सिर्फ नंबर की बात नहीं है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दुनिया में दूध देने वाला ऊँट पाया जाता है। अच्छा जी। मरीचा जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाला जानवर है। और ये जो हमारे हैं इधर ईरान और उसके आगे उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान वगैरह के लोग, वो इसकी इंपोर्ट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मतलब ऑनर है पाकिस्तान के लिए, यह एजाज़ है, तुर्रा इम्तियाज़ है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन ऊँटों की नस्लें पाई जाती हैं। जहाँ तक इसके इस्तेमाल की बात है, पाकिस्तान में चूँकि पैरेलल रिसोर्सेज हैं कि भाई ये गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सब जानवर अल्लाह ताला ने इस एरिया में दिए हुए हैं, तो वो इसलिए ये
या ब्रांड बन नहीं सका। दूसरा, इसके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत है। जो ये सऊदी अरब है, यूएई है, जितने भी अरब ममालिक हैं, वो जो 1 साल से छोटे कैमल्स होते हैं वो बड़ा हाई रेट देते हैं। ठीक, हमारा खुद का टेस्ट डेवलप नहीं है इसके मीट के हवाले से या मिल्क के हवाले से, तो लेकिन दुनिया में तो चूँकि इसके बहुत सी मेडिसिन बनाई जाती हैं, बहुत से प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो इस हिसाब से आप क्या कहते हैं हमारे जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स बच्चे हैं जो यहाँ से इसको एज ए बिजनेस लेना चाहें? टेस्ट तो एक चीज़ होती है जो ओवर टाइम डेवलप हो सकती है। इसमें सिर्फ एक ही बात होती है, ज़रा ये साल्टिश होता है, क्योंकि जो है ना ऊँट का दूध और गोश्त, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा साल्टी लगता है। तो वो उसको खैर टेक्निक के साथ ठीक भी किया जा सकता है। तो ये इसकी जो ग़िज़ाई अहमियत है वो मतलब एक तरफ, दूसरी चीज़ ये आप जो बता रहे हैं कि मेडिसिनल वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा है। जो ऊँट का दूध है इसके अंदर इंसुलिन फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अमेजिंग। तो ये मतलब प्रूवन है, अब तजुर्बात ने ये साबित किया है कि जो ऊँट का दूध पीने से शुगर जो है वो ख़त्म होती है। ठीक है ना। तो ये इस वजह से लोग जो है ना मतलब दूध इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी किया जा सकता है कि भाई दूध से वो आइसोलेट कर ली जाए और उसको आइसोलेटेड फॉर्म में जैसे एलोपैथिक दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। फिर ये बहुत सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, उसके अंदर इसके दूध के बड़े इस्तेमाल आते हैं। बिल्कुल। ये जो एक्जिमा होता है ये हमारे उसके लिए बहुत अच्छा है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जब और एक ख़ास उम्र को पहुंचती हैं तो उनके अंदर हड्डियां जो है ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और इतनी कमज़ोर होती हैं कि आप समझें कि वो अंडे के छिलके की तरह मतलब बन जाती हैं। तो उनके अंदर ये जो ऊँट का दूध इस्तेमाल करने की बहुत फ़ायदा है। इसका यानी यूरिन बहुत महंगा बिकता है। अच्छा जी। किसी और जानवर में यूरिन जो है वो असाइटिस का इलाज तो नहीं करता। सऊदी अरब में 1 लीटर की यूरिन की बोतल होती है कैमल की, $1 की वो मिलती है, क्योंकि वो असाइटिस का इलाज करती है। ये पेट जब फूल जाता है ना उसके अंदर वो एक बीमारी होती है और वो बड़ी फैटल डिजीज़ शुमार की जाती है, उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।